इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति भाग 6। इसमें हम पढ़ेंगे आतंक राज। आतंक राज किसे कहते थे उस जमाने में और आतंक राज क्यों उसे कहा गया, जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। यहाँ पर था होगा, है नहीं, कहा जाता था। क्यों? यहाँ पर एक नाम दिया गया है रोबेस्पियर। रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई गई। रोबेस्पियर एक आदमी था, उसके नियंत्रण में एक दंड नीति अपनाई गई, मतलब योजना बनाई गई कि इसको कैसे दंड दिया जाएगा। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, आजादी के जो भी शत्रु थे, कुलीन हो या पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रहने वाले पार्टी सदस्य जो उससे असहमत हो, जो उसके पार्टी में ना हो, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। और जेल में डालकर एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा, एक अदालत था वहां पे, उसके द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन, अब गिलोटीन उसको बोलते हैं, उस पे आदमी को लेटाकर सिर बाहर करके उसको लॉक कर दिया जाता है सिर काटने के लिए। तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। तो फांसी देने का मतलब गला काटने का उस समय का बेहतरीन तरीका था यही। इस तरह तो देखो, पहले था कि दाब से काटते थे, मतलब लोहे से। बाद में लगा कि बड़ा सा लोहा का प्लेट ऊपर टांग दो और जब किसी का गला नीचे होगा तो उसको तुरंत छोड़ दो, पूरा गला सही से बाहर आ जाएगा। वैसे गला को काट दिया जाता था। तो गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन, हाँ ये वही मशीन है जो आरा है, बहुत भारी लोहा रहता है, आरे वाले मशीन था जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और वही आरा वाला मशीन है, बहुत भारी लोहा होता था वो, और जब गला पर पड़ेगा तो एकदम गला को पूरा तोड़ ताड़ के निकाल देगा पहाड़ी। इस मशीन का नाम इसके आविष्कार कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। तो डॉक्टर गिलोटीन ही इसका आविष्कार किए थे, इसलिए गिलोटीन ही उसका नाम रख दिया गया, गिलोटीन दंड। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मजदूरी की उसकी कीमत तय कर दी कि इतना रुपया आपको दिया जाएगा। गोश्त एवं पाव रोटी, सॉरी गोश्त है तो मतलब यहाँ पर गोश्त मतलब मांस और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, मतलब उसकी पैकेजिंग कर दी गई और वो राशन के दुकान में मिलने लगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। जबरदस्ती बेचना पड़ता था। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सफेद आटा, आज देखो सफेद आटा हर किसी को चाहिए। रोटी उजला उजला होना चाहिए, काला होगा तो बाबू खाएंगे नहीं। बउआ तुम जब जमाने में थे आज मिल जा रहा है, नहीं तो जिस जमाने में राजाओं का शासन था उस समय गेहूं का आटा भी नहीं मिलता था। बाजरा मसूरी मरुआ, और उसके बाद से एक और आता था मकई। इस सब का रोटी खाना है। आज भी पंजाब के लोग चल जाओ, सरसों का रोटी, मक्का दा साग, यही खाते हैं। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी एक जौ वाली गेहूं और नॉर्मल गेहूं दोनों को मिलाकर उससे बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली, मतलब बराबर के प्रतीक मानी जाने वाली, दोनों को एकदम बराबर मानते थे। समता रोटी क्या है? समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। सबको एक सामान्य खाने का अनिवार्य कर दिया गया। जिसको जितना क्षमता खाओ, नहीं है तो रखने दो, छोड़ दो।
अब देखो वहां पर हर चीज के बराबरी करने के लिए एक नया नया चीज अपनाई जाती थी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के लिए कोशिश की गई। परंपरागत तौर पर महाशय को वहां पर बोलते थे मंसियूर एवं महोदय को वहां पर बोलते थे मदाम। उसके स्थान पर आज भी सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन मतलब पुरुष, इसको बोलते थे नागरिक, एवं सितोइन मतलब नागरिका मतलब स्त्री महिला नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बेरक या दफ्तर बना दिया गया, और जितने भी चर्च के भवन थे और चाहे जितने भी उनका अड्डा उड्डा था, चाहे जो भी उनका भवन था, उस सब को बेकर मतलब पाव रोटी की दुकान और नहीं तो उसका दफ्तर बना दिया गया। वहां पे दफ्तर चलता है। आज भी आप बहुत सारे विदेश में चले जाओ तो वहां पे जितने भी प्राचीन भवन है, चाहे चर्च हो महल हो, उन सब में आज दफ्तर ही चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब इतना सख्ती से उसको लागू कर दिया कि जो उसके विरोधी थे वह भी, समर्थक तो थे और विरोधी का तो यहाँ पर पता नहीं, समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। इतना ज्यादा उसका मतलब नीति अपनाने की शक्ति थी। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब किसको चढ़ा दिया गया? रोबेस्पियर को उसी समय गिरफ्तार किया गया और उसको 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराकर गिलोटीन पर चढ़ा कर उसका सर काट दिया गया। खत्म। ये देखो क्रियाकलाप में आपके लिए है डेस्मोलिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है? और उसके बाद से डेस्मोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है? एक बार फिर स्रोत ग देखें और उसके बारे में जानो। अपने बुक में आप चेक कर लो। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन कौन से प्रावधान थे, इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। केवल बात करना है, दोस्तों से बात करने में क्या जाता है, इसके बारे में आप बात करो, मैडम से बात करो। ये देखो स्रोत घ, स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन ने सन 1793 में यह लिखा। क्या लिखा? इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, एक बच्चे के जैसा है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अव्यवस्था से गुजरना आवश्यक है। क्योंकि जब देश आजाद होता है तो उस समय उतना ज्यादा इनके पास व्यवस्था नहीं होता है कि उसको बढ़ा सके, क्योंकि वो भगवान वगैरह तो है नहीं। पर सत्य कुछ और है, और सत्य मानो तो कुछ और ही है। स्वतंत्रता मतलब आजादी सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। कौन है? स्वतंत्रता, आजादी ही सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या इससे ज्यादा बेवकूफी का काम कोई ज्यादा हो सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया। कहां पे? कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ल मोनितेर यूनिवर्सल
अखबार में छपी। वहां पर एक अखबार था, ल मॉनिटेर यूनिवर्सल अखबार, न्यूज़पेपर, उसमें छपी। उसी भाषा का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और दृढ़ करने के लिए है। संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत और न्याय है। मतलब तुरंत ही एक तरह से न्याय इसलिए है क्योंकि देखो राजा हो गया, राजा तो क्या अपनी मर्जी से सजा सुना सकता है, लेकिन लोकतंत्र होगा तो आपका संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, न्यायपालिका के पुस्तकों के अनुसार उसमें लिखा रहता है कि कौन सी सजा का कितना उसको सजा दिया जा सकता है, मतलब कौन गुनाह का कितना सजा होगा। कठोर भी होता है, एकदम धीरे धीरे भी होता है, एकदम घटिया परंपरा हो जाता है एक तरह से। मतलब एक केस को हम 5 साल लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई? तुरंत वहीं पर बात करना चाहिए, काम खत्म। अरे जिस केस को 10 मिनट में खत्म किया जा सकता है, उसी केस को 50 घंटों तक, मतलब 5 सालों तक उसको चलाने से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वकील भी बोका और जज भी बोका, इसलिए उतना लेट हो रहा है। तुरंत खत्म हो सकता है, कोई भी ऐसा केस नहीं है जो 2 दिन के अंदर में खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन यही नेताओं का केस होगा तो तुरंत रातों रात चलेगा। मतलब किसी बड़े बड़े क्रिमिनल का होगा तो रातों रात कोर्ट चलेगा, लेकिन एक आम आदमी जिसके पैसे, जिसके कर टैक्स की वजह से ही उसको पैसा मिलता है, लेकिन उसका काम जल्दी नहीं करेगा सब। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यकता जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर निरंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है, और गणतंत्र का जो संस्थापक है उसका अधिकार है कि लोकतंत्र, आजादी के दुश्मन जितने भी हैं उन पर अंकुश लगाओ। इसी तरह जब भारत आजाद हुआ था तो यहाँ पर जितने भी राजा बोले कि हम नहीं मिलेंगे भारत में, उनको मार दिया गया, और नहीं तो उनका सारा पावर छीन लिया गया। ये देखो यहाँ से एक मंडप, ये स्टेज है, यहाँ से लोग भाषण देकर लोगों को संबोधित किया करते थे। और इतने बड़े, ये ऐसा था कि इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इस मंडप को लेकर जाना बहुत आसान था। मतलब ये ऐसे बनाया ही गया था। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार के जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए, अनेकों प्रकार से। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान का फंक्शन था, यूनान व रोमन की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पाए पर टीका, मतलब वहां पर टीका हुआ क्लासिका मंडप, वहां पर टीका हुआ जो, मतलब वहां पर जो मंडप है उसको क्लासिका मंडप बोलते हैं, अस्थायी सामग्री का बना था। और वह अस्थायी सामग्री का नहीं, अस्थायी सामग्री का, उसको बाद में जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। जब मन करे उसको तोड़ दो, नहीं मन करे रहने दो उसको उसी तरह। परा है तो परा है। हमारा अगला टॉपिक है 3.2 डायरेक्टरी शासित प्रदेश। अब ये क्या होता है तो नीचे पढ़ कर बताते हैं। ऐसे बताया जा सकता है, लेकिन पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। जेकोबिन सरकार के पतन के बाद, वहां पे जो जेकोबिन सरकार था उसके पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके, मध्य वर्ग क्या, मिडिल क्लास फैमिली, जिसका और आज के समय में सालाना कीमत 10 लाख के करीब हो, तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन, जिसके पास नहीं है संपत्तिहीन तबके को
मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था, मतलब 2 चुनी हुई विधानसभा का प्रावधान इसमें किया गया था। इस परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको बोलते थे डायरेक्टरी, कार्यपालिका को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका, वहां पर पहले तो राजा था तो एक ही व्यक्ति राज करता था, लेकिन एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, राजा के शक्तियों से बचने की कोशिश की। लेकिन किसी को सत्ता दे दिया जाए, पावर दे दिया जाए तो उनको बचता नहीं है ना। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। आज भी देख लो, जब भी पार्लियामेंट में बहस होता है तो विपक्षी वाले बहस करने लगते हैं, फालतू का बात करता है सब। डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता ने सैनिक तानाशाह, वहां पर सैनिक तानाशाह जो बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके बाद ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसके अंडर में ही सारा सैनिक शासन था, इसके मार्ग को एकदम खोल दिया गया। आजा, अब तू राज कर ले जितना करना है। तो थोड़ी सी ढील दोगे, तुरंत जाकर सैनिक राज अपना कायम कर देगा। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, आजादी, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रत्येक आदर्श बने रहे। मतलब हर कुछ वहां पे बना रहा सरकार के स्वरूप। जिस तरह सरकार चाहती थी उस तरह आजादी भी हुआ, उसमें परिवर्तन भी हुआ, विधि सम्मत भी हुआ, एक तरह से समानता भी मिली हर किसी को, बंधुत्व को खत्म कर दिया गया, सबको आजाद कर दिया गया। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया, और उसके बाद से ही हर किसी को समान अधिकार मिला। क्योंकि जब तक आंदोलन करके प्रेरित नहीं करोगे, राजनीतिक दल संगठन नहीं बनाओगे, तब तक समाज में जागरूकता नहीं आ सकती है, पागलपन नहीं आ सकता है। एक तरह से अलग ही मोटिवेशन चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा तो खर्चा करना ही पड़ेगा, बिना खर्चा करे तो होगा ही नहीं। क्रियाकलाप, यहाँ चित्रित जन समूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका एवं कार्यपालिका का वर्णन करें। अब इनके बारे में, इनकी वेशभूषा, भूमिका क्या थी, जनसमूह क्या था, उनका वर्णन करना है। इस चित्र से क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है। ये वाले चित्र से कितना बड़ा चित्र है, पहाड़ भी है, मंडप भी है, महल भी है, देखो पीछे दिख रहा है, रास्ता भी है, लोग भी हैं, सब लोगों का ड्रेस भी है। ये सब ब्रिटिश सिपाही थे, ब्रिटिश के। यही लोग तो आकर बाद में राज किए ना अपने हिंदुस्तान पे। अगला टॉपिक है 4, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग 7 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो आपको एक समय दे दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको कॉल करके समझा दिया जाएगा। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए धन्यवाद।